आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी से आयोजित होने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में हिंदी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग। वस्तुनिष्ठ अध्ययन तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। मिट्टी की बारात किसकी रचना? मिट्टी की बारात किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। जीवन के गान, विंध्य हिमांचल, विश्वास बढ़ता गया, कटे अंगूठे के वंदनवार जैसी रचनाओं के रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपने 1916 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि सन 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, इसका आपको जवाब बताना है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए और मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का राइट आंसर किसको चुना। कागज की नाव कृति के लिए कागज की नाव कागज की नाव इस रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था सन 2019 में। किसको? नासिरा शर्मा को। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। हिंदी साहित्य में व्यास सम्मान पहली बार 1991 ईस्वी में दिया गया था रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा जी को दिया गया था और रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी इस रचना के लिए इन्हें दिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न पुरस्कार से संबंधित है कि हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था, इसका आपको जवाब बताना है। और तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया। 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान से पहली बार सम्मानित किया गया। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है? भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है? चौथे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? चौथे प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विकल्प बी राइट आंसर है इसका। 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं उसके लेखन कार्य के लिए साहित्यकारों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न संख्या 5, बतूता का जूता, लाख की नाक, महंगू की टाई किसकी रचना है? मुझे उम्मीद है कि आपने प्रयोगवादी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को इसका जवाब सुना होगा। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बस्ती जनपद के उत्तर प्रदेश में जन्मे थे और इन्होंने जो जो नामक बाल साहित्य की भी रचना की है। वहीं भाव भाव, महंगू की टाई और बतूता का जूता ये रचनाएं सब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। छठवां प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? छठवें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का
सही उत्तर आपने किसको चुना? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब, तो देखिए शिवराज भूषण भूषण शब्द रसायन देव का परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जबकि उद्धव शतक यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, बल्कि किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो जवाब 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यह जोड़ा सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिनिधि कवि को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी, उनकी रचना भारत भारती से प्रभावित होकर के, भारत भारती भारत भारती रचना से प्रभावित होकर के जो गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा था? राष्ट्र कवि। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आठवां प्रश्न, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक कौन है? व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति का लेखक पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा इसको, नरेंद्र कोहली को। ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। व्यास सम्मान बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और 2012 ईस्वी में इन्हें न भूतो न भविष्य के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? वो कौन से रचनाकार हैं जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है? नौवें प्रश्न का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा, तो डॉक्टर रंजना अरगड़े ने शमशेर बहादुर सिंह पर कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक भी लिखी है। जवाब में शमशेर बहादुर सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। 10वां प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 10वें प्रश्न का राइट आंसर, अगर आपने सेलेक्ट किया है इसको, कामता प्रसाद गुरु को, तो बिल्कुल सही जवाब बी विकल्प राइट आंसर है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? देखिए, हिंदी वैसे तो अपभ्रंश से निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर आदि जननी की बात की जा रही है, तो आदि जननी संस्कृत है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। 12वां प्रश्न है कि इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? 12वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या बनेगा? काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव से क्या होता है? काव्य गुण कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 में अगर आपने काव्य गुण को सेलेक्ट किया है, राइट आंसर है विकल्प सी। कविता में जो सक्रियता और प्रभावशीलता है, यह क्या है? काव्य का गुण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक पूछा जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब धर्मवीर भारती को चुना आपने, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछा जा रहा है। हिंदी का प्रथम गद्यकार पूछा जा रहा है आपसे, और दिए गए विकल्पों में से
आपने किसको चुना? लल्लू लाल को अगर चुन लिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। लल्लू लाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब चयनित करिए। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने 1941 ईस्वी में लिखी गई आत्मकथा मेरी आत्मकहानी मेरी आत्मकहानी मेरी आत्मकहानी नाम से बाबू श्याम सुंदर दास ने 1941 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। ईश्वरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी इसमें से कौन सी है? देखिए, प्लेग की चुड़ैल कहानी तो मास्टर भगवान दास की है। मास्टर भगवान दास की है। और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। और पंडित पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी की है। गिरजा दत्त वाजपेयी की। दिए गए विकल्पों में इंदुमती को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 17 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया इसमें बंगला भाषा से अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? 1882 ईस्वी का रचित लाला श्रीनिवास दास द्वारा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है उपन्यास परीक्षा गुरु, जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास आचार्य शुक्ल जी मानते हैं इसको। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। झूठा सच किसके द्वारा लिखी गई रचना है? देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप में तेरी मेरी उसकी बात, दिव्या जैसे उपन्यासों की रचना करने वाले रचनाकार यशपाल को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है कि हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है, देखिए, बावरा हेरी, इत्यलम चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सागर मुद्रा जैसी रचनाओं के रचनाकार अज्ञेय जी को यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जवाब चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त जी का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब द्विवेदी युग चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है विकल्प डी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, ये लोग आधुनिक काल में द्विवेदी काल से संबंधित हैं, द्विवेदी युग से संबंधित रचनाकार हैं। रीत काल को अन्य नाम से जाना जाता है तो वह कौन सा? तो रीति काल को
श्रृंगार काल नाम से सम्मानित किया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया। ये विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर विद्वान तो ऐसे रीतकाल को रीतकाल ही कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं, इसका आपको जवाब बताना है। क्रम संख्या 24 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा किसको। तो इसमें जो अंधियारा शब्द है यह अज्ञान का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और 25वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारों, यह पंक्तियां किसकी हैं। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने रस खान को चुना होगा। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। इनकी अन्य पंक्तियां हैं कि मानुष हो तुम ही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 26, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक नेत्र से विहीन था। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है इसको, मलिक मोहम्मद जैसी को, राइट आंसर है। ये एक आंख के काना थे जैसी, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इस संदर्भ में उनकी एक पंक्ति भी है कि मुहम्मद बाई दिस तजी, एक श्रवण एक आँख, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, ताई बिमोहा जेह कवि सुनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। कबीरदास उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प सी। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 28 में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा। तो देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया है, जाति प्रथा का भी खंडन किया और हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता पर कहीं चर्चा नहीं की। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं। आप जानते हैं कि विठल नाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की थी। तो इसमें विद्यापति को अगर चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है विकल्प डी। तो क्षमा करें, विद्यापति, मीराबाई और रसखान तीनों लोग ही अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो इसमें से कौन है पूछा जा रहा है। तो जवाब सूरदास होगा, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। देखिए, अष्टछाप का कवि पूछा जा रहा है और इसमें आप जानते हैं कि अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास, ये 8 लोग शामिल थे। तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सही जवाब आपका सूरदास है। ये आदिकाल के कवि हैं, ये दोनों लोग भक्ति काल के ही कवि हैं। एक कृष्ण उपासक हैं, सगुण काव्य परंपरा के कृष्ण उपासक कवि हैं दोनों लोग। अगला प्रश्न,
कबीर की भाषा कौन-सी थी? कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बसहिं पक्ष बोलहिं बहु भाखा, करहिं हुलास देख के शाखा। इस पंक्ति का रचयिता पूछा जा रहा है, कौन है? क्रम संख्या 31 का सही जवाब चयनित करें। क्रम संख्या 31 में राइट आंसर मलिक मोहम्मद जैसी को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्रम संख्या 32, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस जवाब चुना आपने, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। क्रम संख्या 33, आदिकाल की रचना इसमें से पूछी जा रही है। क्रम संख्या 33 का सही जवाब कुमार रासो विकल्प बी को चुना राइट आंसर है। दीप शिखा आधुनिक काल की रचना है, जबकि अखरावट और यह भक्ति काल की रचना है। छत्रसाल दशक या रीतकालीन कवि की रचना है, रीतकाल की। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? 16 जुलाई 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन वाराणसी से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा। 5000 कवियों का उल्लेख मिस्र बंधुओं ने किया था लगभग। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इसमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आप सेलेक्ट करेंगे। 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है शुक्ल जी का, यही रचना जो है हिंदी सप्तागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इस्तवार दला लिटरेत्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का लेखक पूछा जा रहा है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ किसका है? गारसा द तासी का, जिसे पहला इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथानक। अर्धकथानक विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1641 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? अशोक के फूल, विचार प्रवाह और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, जबकि वृत्ति विचार सुखदेव मिश्र का है। क्रम संख्या 40, 40वां प्रश्न है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, तो उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं और वही उपभाषा का रूप ले लेती है। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब ब्राह्मण अपभ्रंश को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? जनसंख्या 42 का सही उत्तर। देखिए, इसमें महाराष्ट्र जो है, यहाँ की मराठी भाषा है, विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत आते हैं। टन संख्या 43 भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है। जहां बात सार्थक की हो गई, तो भाषा की तो वैसे सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन सार्थक इकाई शब्द होती है। ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय हिंदी अभिधात्मक भाषा में लिखी जानी चाहिए। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि भाषा क्या है? अभिधात्मक ऐसी भाषा होती है जो कहा जाए सीधे सीधे वही समझा जाए। शब्द की तीन शक्तियां होती हैं: अभिधा, व्यंजना, अन- अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है कि भाषा है, भाषा क्या है? भाषा अर्जित की जाती है, अर्जित संपत्ति है। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है? और इस प्रश्न का जवाब ढ़ और ढ़। विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंवारी इसमें से किस बोली से संबंधित है? और भदावरी, पवारी, राठौरी ये सब जो है बुंदेली हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर। रामचरितमानस में कांडों की संख्या पूछा जा रहा है, काफी रिपीटेड प्रश्न है, और 7 कांड उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। आगे, एकांकी में अन्विति संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? काल स्थान के साथ कार्य की गणना होती है। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उर्वशी किस विधा की रचना? देखिए, हुंकार उर्वशी, उर्वशी नाम से रचना जयशंकर प्रसाद के अलावा रामधारी सिंह दिनकर की भी है, लेकिन जयशंकर प्रसाद वाली जो उर्वशी है वह चंपू काव्य है। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद पूछा जा रहा है। अपभ्रंश का मुख्य छंद, प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब दोहा। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगरा का बोली क्षेत्र ब्रज भाषा। विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। मथुरा, अलीगढ़, आगरा ये सब ब्रज मंडल के अंतर्गत आने वाले हैं। परमात्म प्रकाश का रचनाकार कई बार रिपीट हुआ है, और योगींद्र या जोइंदु। विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, अब विधना ऐसी रैन कर की भोर कबहू न होए। यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो उत्तर चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसको छांटना है। तो पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती है, बाकी शब्द के प्रारंभ अथवा अंतों में वर्णों की आवृत्ति होती है, या एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान पर बोले जाने वर्णों की भी आवृत्ति होती है। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अभी चर्चा हो रही थी इस पर। अनुप्रास अलंकार उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो आपने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, अगर मैं कहूँ तो मैं क्या है? उत्तम। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है।
और तुम, तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तो तुम्हें कह रहा हूँ तुम, जो मध्यम पुरुष है यही श्रोता है, और जिसके बारे में बात की जाए वह अन्य पुरुष होता है, यह वह आते हैं ना। तो विकल्प इसका बी राइट आंसर बनेगा। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, मैं उत्तम हूँ भैया, तुम मध्यम हो, और बचे हुए अन्य हैं, यह वह। बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, कैसी क्रिया है? इसमें सकर्मक क्रिया है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। जिस क्रिया का कर्म होगा वो सकर्मक होगी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयनित करना है। अनधिकृत विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से गलत वर्तनी किसकी है? तो इसमें गलत वर्तनी आपकी होगा अधीन। अधीन नहीं बल्कि अधीन होता है, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? जवाब में भक्ति आपने चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। विद्वानों ने इसे रस की संज्ञा दी है। धीरे धीरे में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 में सही जवाब आपने अव्ययी भाव सेलेक्ट किया तो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संधि विच्छेद करना है पुष्पांजलि का। पुष्प धन अंजलि, पुष्प धन अंजलि, पुष्पांजलि। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे विद्यालय में पूछा जा रहा है, कौन सी संधि है? विद्या धनालय विद्यालय में भी आपने दीर्घ स्वर संधि को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब। वो शब्द जो है वह किसके साथ प्रयोग होगा? तो गौण कर्म पद जो होता है उसके साथ होता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 66 में तत्सम शब्द सेलेक्ट करना है। तो अग्नि शब्द तत्सम है, आग इसका तद्भव बनेगा। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। देखिए, यूथ का बनता है जत्था, तपस्वी का बनता है तपसी, और स्तोक का बनता है थोड़ा। स्तोक जो है यह तत्सम है, तपस्वी इसका तपस्वी तत्सम है, और यूथ जत्था। आगे आंसू का तत्सम रूप कौन सा है? क्रम संख्या 67 में अश्रु चुन करके आपने राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं हमें, जब पानी बरसता है कैसा वाक्य है? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? क्रम संख्या 69 में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, देखिए यह सिंदूर शब्द हाथी का पर्याय है, हाथी का पर्याय है। जबकि सरीसृप, पूरक और पौनाशक, पौनाश, ये सब अहि के पर्याय हैं, सर्प के पर्याय हैं। अगला प्रश्न,
मुल्ला वजही की रचना इसमें से सेलेक्ट करना है आपको। कुतुब मुस्तरी विकल्प ए को चुना आपने, तो 1609 ईस्वी की यह रचना। सराफा का संबंध किससे है? तो सराफा का संबंध सिद्ध साहित्य, इन्हें राहुल भद्र या सरोरुह पाद या सरोज भद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? जवाब में देखिए, सूरदास, नंददास, कुंभन दास हैं। सुंदर दास विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊँघ का पर्यायवाची पूछा जा रहा है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है ढेर। विकल्प ए को राइट आंसर। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चयनित करना है। उलाला जो है वह कैसा छंद है? उलाला अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है विषम चरणों में 15-15 मात्राएं होती हैं, विषम चरणों में, और इसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? क्रम संख्या 75 में अगर मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा 3, तो बिल्कुल सही जवाब। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे है, 76 से 80 तक के प्रश्न गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, सही उत्तर चयनित करना है। तो गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? दूसरा प्रश्न है कि शैली कौन सी? और तीसरा जो है पूछा जा रहा है एकांकियों का मूल स्वर। और इन प्रश्नों को देखने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश को। राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। तो उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है, प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग, बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत। इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनकी एकांकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति के समान की सम्मान क्षमा करें सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। जैसे रेशमिताई की ललिता, एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी। अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी युग प्रवर्तक एकांकीकार माने जाते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनकी एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंगमंचयता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है, तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प प्रवणता भी विद्यमान है। प्रस्तुतः एकांकी कला की चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय राम कुमार वर्मा को ही दिया जाता है। तो अब शीर्षक पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आप गद्यांश का सही शीर्षक क्या बनेगा। तो राम कुमार वर्मा की एकांकी अगर इसमें से आप चुन रहे हैं तो बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि पूरे गद्यांश में
इसका वर्णन हुआ है। आगे उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आलोचनात्मक शैली दिखाई दे रही है, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे राम कुमार वर्मा की एकांकियों का मूल स्वर क्या है? तो वह आदर्श से अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए क्या लिखा है, यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं और अतिशय आदर्शवादिता, यानी यहाँ से आप निकाल लेंगे जवाब आदर्शवादी। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी की एकांकी कैसी है? वे एकांकी में क्या है? सफल हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि वर्मा जी की समस्या मूलक एकांकियों को चित्रण किया गया है, तो वर्मा जी की जो समस्या मूलक एकांकियां हैं उसमें शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्याओं का चित्रण हुआ है, ये विकल्प इसका राइट आंसर। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।